ये वही आरोपी है जिसने 2 बच्चियों के साथ दरिंदगी की थी। बिल्कुल, और देखिए जब ये मामला सामने आया था तो जबरदस्त तरीके से लोगों में गुस्सा, नाराजगी देखने को मिली थी और लोग ये कह रहे थे कि आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। लेकिन अब क्योंकि जब इसे एनकाउंटर में ढेर किया गया है तो दूसरी तरफ अब इस पूरे मामले को लेकर सियासत भी शुरू हो चुकी है। रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। पुलिस ने खुद के आत्मरक्षा के लिए गोलीबार किया, इसमें मुझे पूरा का पूरा गड़बड़ लगती है। अपोजिशन हर तरीके से हर चीज पर सवाल उठाता है। आज पूरा महाराष्ट्र जश्न मना रहा है। बदलापुर कांड के आरोपी के मारे जाने पर बैंड बजा रहा है, पटाखे फोड़कर खुशी जता रहा है। वो भी क्यों ना जिस अक्षय शिंदे पर बच्चियों से दुष्कर्म का आरोप था, उसी ने खुद मौत को दावत दी और जवाबी कार्रवाई में उसकी मौत हो गई। महाराष्ट्र में लोगों ने अक्षय के मारे जाने पर मिठाइयां खिलाई तो विपक्ष को बदलापुर के आरोपी की मौत रास नहीं आई। आरोपी अक्षय शिंदे के मारे जाने पर सवाल उठा दिया। राज्य सरकार और महाराष्ट्र पुलिस को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। पुलिस ने खुद के आत्मरक्षा के लिए गोलीबार किया, इसमें मुझे पूरा का पूरा गड़बड़ लगती है। हो सकता है कि मुख्य आरोपियों को खत्म करके आरएसएस और बीजेपी के जो संस्था के काम करने वाले लोग हैं, संस्था के लोग हैं, उसको बचाने के लिए यह प्रयास भी किया जा सकता है। ऐसी शंका लोगों में है और हमें भी आती है। तो इसकी जांच, ये कानूनन जांच, न्यायिक जांच ये होनी चाहिए और ये तुरंत होनी चाहिए, ये हम मांग करते हैं। अपोजिशन हर तरीके से हर चीज पर सवाल उठाता है। जिस वक्त अक्षय शिंदे पर 2 बच्चियों के साथ दुष्कर्म का आरोप लगा, उस वक्त विपक्ष के मुंह सेल से गए थे, लेकिन अब उसकी मौत पर वो हाय तौबा मचा रहे हैं। एनसीपी शरद पवार गुट की नेता सुप्रिया सुले ने पोस्ट कर लिखा, बदलापुर में 2 नाबालिग लड़कियों के यौन उत्पीड़न मामले में महायुति सरकार का रवैया चौंकाने वाला है। पहले एफआईआर दर्ज करने में देरी और अब मुख्य आरोपी की हिरासत में हत्या। ये कानून प्रवर्तन और न्याय प्रणाली की पूर्ण विफलता है। यह अक्षम्य है। यह महाराष्ट्र के लोगों को न्याय से वंचित करता है। जिन लोगों को इस एनकाउंटर के ऊपर सवाल उठाना है और जिनके दिल में ऐसे बलात्कारी के लिए प्रेम प्रकट हो रहा है, उनसे मेरा सवाल ये है कि वो बलात्कारी के साथ खड़े हैं या महाराष्ट्र पुलिस के साथ। सिर्फ विपक्ष ही नहीं, आरोपी की मां भी इस एनकाउंटर पर सवाल खड़े करते हुए जांच की मांग कर रही है। वो बच्चे ने बोला मेरा रिपोर्ट भी निकाला, पूरा शरीर का रिपोर्ट भी निकाला। तुम लोग डायरेक्ट गोली डाल के उसको मार दिया और ऊपर से बोलेगा कि उसका फायरिंग किया करके। वो बच्चा फटाकड़ी चलाने को नहीं आता, गाड़ी नहीं चलाने को आता, इतना बड़ा बंदूक लेगा। उधर इस पूरे मामले में महाराष्ट्र सरकार ने जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया है। एसआईटी का नेतृत्व थाने पुलिस में डीसीपी रैंक के अधिकारी करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो इस एनकाउंटर पर विपक्ष भले ही अब देखिए सवाल उठा रहा हो, लेकिन लोगों में जश्न जरूर देखने को मिल रहा है, लोग खुश हैं। लेकिन कैसे मारा गया अक्षय शिंदे, जरा ये हम आपको बता देते हैं। और पुलिस के बयान के मुताबिक दूसरे मामले में आरोपी की गिरफ्तारी हुई थी और पुलिस इसे तलोजा जेल लेकर जा रही थी। लेकिन उसी दौरान आपको बता दें कि आरोपी की तरफ से जो है गाड़ी में ही पुलिस की गन छीन ली जाती है और पुलिस पर ही आरोपी जो है वो फायरिंग करने लगता है। 3 फायरिंग की जाती है पुलिस पर। 2 पुलिस वालों को इसमें गोली लगी है, पुलिस वाले घायल हैं। सब इंस्पेक्टर नीलेश इसमें जो हैं वो घायल बताए गए हैं। एसआईटी अधिकारी संजय भी इसमें जख्मी हो गए हैं। बचाव में पुलिस ने गोली चलाई, यानी कि जवाबी कार्रवाई की गई और गोली लगने से आरोपी इसमें घायल हो गया और गोली लगने से अक्षय की मौत हो गई। हालांकि अस्पताल ले जाया गया था, लेकिन इलाज के दौरान उसकी जान चली जाती है। और राहुल गांधी चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे जम्मू कश्मीर में, लेकिन यहां पर संवैधानिक पद की मर्यादा को भी भूल बैठे। उपराज्यपाल को लेकर एक टिप्पणी करते हुए नजर आए, जिसको लेकर अब बीजेपी हमलावर है। क्या है पूरा मामला और उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया, आप उस रिपोर्ट को देखिए। राहुल का विवादित बयान, खत्म किया संवैधानिक पद का सम्मान। बाहरी अंदरूनी की लड़ाई,
राजनीति की गरिमा गिराई। जम्मू कश्मीर का चुनावी समर जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, राजनीतिक दलों के बयानों में तल्खी लगातार बढ़ती जा रही है। हालात अब कुछ इस कदर बिगड़ चुके हैं कि राजनीतिक मर्यादा के साथ साथ संवैधानिक पदों को सम्मान देना भी खत्म हो चुका है। राहुल श्रीनगर की एक रैली में वो सब कुछ कह गए जिससे उनकी राजनीतिक अपरिपक्वता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। राहुल केंद्र सरकार को घेरने की जल्दी में संवैधानिक पद पर बैठे उपराज्यपाल को राजनीति में घसीट लाए। लेफ्टिनेंट गवर्नर है, वो राजा है, वो बाहर का है, वो जम्मू कश्मीर का नहीं है। और जम्मू कश्मीर के लोगों के दिल में जो है, जो विकास जम्मू कश्मीर के लोग चाहते हैं, ये व्यक्ति कर ही नहीं सकता है। इसको मालूम ही नहीं कैसे करना है। इसीलिए हम चाहते हैं कि एक बार फिर जम्मू कश्मीर के लोग अपने नेता चुने, अपने एमएलए चुने, अपनी सरकार चुने। लेकिन जब राहुल उपराज्यपाल पर सवाल खड़े कर रहे थे तो वो ये भूल गए कि वो चुनावी रैली में बोल रहे हैं और राज्यपाल किसी राजनीतिक दल का नेता नहीं बल्कि उसकी नियुक्ति खुद देश का राष्ट्रपति करता है। राहुल को उपराज्यपाल पर दिए बयान के बाद से बीजेपी हमलावर है। बीजेपी ने राहुल से बाहरी के मुद्दे पर तीखे सवाल पूछे। पहले उनके पूर्वजों ने देश को धर्म के आधार पर बांटा, फिर भाषा के आधार पर, आजकल जाति के आधार पर बांट रहे हैं और अब अंदरूनी और बाहरी के रूप में भी बांट रहे हैं। आपकी बहना आप केरल से चुनाव लड़ेगी तो आपकी बहना बाहरी है, आपकी बहना हिमाचल प्रदेश में घर बना दे तो क्या वो बाहरी है? ये मानसिकता दिखाता है और इसीलिए इस प्रकार के बयानों का समर्थन या तो सिख फॉर जस्टिस नाम का आतंकी गुट करता है या तो कोई पाकिस्तान में बैठा हुआ ख्वाजा आसिफ करता है। देश हो या विदेश, राहुल जब बोलते हैं तो कई बार अपनी ही पार्टी के लिए मुसीबत का सबब बन जाते हैं। सेल्फ गोल की आदत ऐसी कि बीजेपी को बैठे बिठाए मुद्दा दे जाते हैं। अब उपराज्यपाल को बाहरी बताना राहुल और कांग्रेस के लिए एक बार फिर नई मुसीबत खड़ी कर सकता है, क्योंकि राहुल ने बाहरी और भीतरी का जो मुद्दा उठाया है उस पर खुद राहुल के सहयोगी दल भी बोलने से कतरा रहे हैं और बीजेपी चुनाव में इस मुद्दे को और जोर शोर से उठा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और ऐसा पहला मामला नहीं जब राहुल गांधी ने इस तरह का बयान दिया, उससे पहले भी कई बार इस तरह की बयानबाजी करके खुद की पार्टी की फजीहत करवाई। राहुल के विवादित बोल, साल 2013 की बात करें, मुजफ्फरपुर दंगे को लेकर, मुजफ्फरनगर दंगे को लेकर क्या कहा था वो आपको बता रहे। साल 2017 की बात करें, वंशवाद को लेकर कहा वंशवाद भारतीय राजनीति का हिस्सा है। इसके अलावा साल 2018 की बात करें, बीफ को लेकर कहा था कि कौन क्या खाएगा ये कोई तय नहीं करेगा। और साल 2023 की बात करें, आरएसएस को लेकर कहा था कि कट्टरपंथी और फांसीवादी संगठन है आरएसएस। देखिए किस तरह से टिप्पणी करते हैं हर बार। साल 2023 की बात करें, लोकतंत्र को लेकर कहा था कि खतरे में है भारत का लोकतंत्र। ये बात कहते हुए भी राहुल गांधी उस वक्त नजर आए थे। तो आप देख सकते हैं कि कैसे राहुल गांधी बयानबाजी करते और विवादित टिप्पणी फिर बाद में लगातार उन पर ही पलटवार करते हुए बीजेपी नजर आती है। जाली नोट पर एक्शन, सपा का कनेक्शन। जी हां, ये मामला उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से सामने आया है, जहां इंटरनेशनल जाली नोट बनाने वाले गिरोह का, कारोबार करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है और इसका जो सरगना है, यानी कि गैंग का जो सरगना है, उसका कनेक्शन सामने आया है समाजवादी पार्टी से। और मामला सामने आने के बाद अब सियासत भी खूब देखने को मिल रही है। जहां बीजेपी लगातार समाजवादी पार्टी पर हमलावर, तो समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं इस पूरे मामले पर कुछ भी कहने से बचते हुए फिलहाल नजर आ रहे हैं। एक तरफ ये अराजकता, ये गुंडागर्दी चरम पर। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय गरीबों का राशन लूटते थे। हत्या हो, लूट हो या महिलाओं से अपराध का कोई केस हो या फिर दूसरा जघन्य अपराध, हर जगह सपा का कोई ना कोई कनेक्शन सामने आ ही जाता है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि खबरें और आंकड़े कुछ इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। खुद प्रदेश के मुखिया आए दिन अपराधियों के साथ सपा कनेक्शन को लेकर हमले करते रहते हैं। नया मामला यूपी के कुशीनगर का है, जहां जाली नोट का कारोबार करने वाले एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। कैमरे के सामने हाथ जोड़कर गुनाहों से तौबा करने वाले इन बदमाशों को गौर से देखिए। ये बदमाश
भारत की अर्थव्यवस्था को खोखला करने में लगे हैं। नकली भारतीय रुपयों का कारोबार करके ये बदमाश देश के खिलाफ बड़ी आर्थिक क्षति की साजिश रच रहे थे। इन बदमाशों का गिरोह यूपी और बिहार के बॉर्डर इलाकों में सक्रिय था। यही नहीं, इस गिरोह के तार सीमा पार नेपाल से भी जुड़े हैं। इस कार्रवाई में पुलिस ने 10 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से भारी मात्रा में नकली नोट और हथियार बरामद किए गए। लेकिन इस गिरफ्तारी में सबसे दिलचस्प बात आरोपी मोहम्मद रफीक खान उर्फ बबलू का नाम है। रफीक खान समाजवादी लोहिया वाहिनी का राष्ट्रीय सचिव है। बताया जा रहा है कि जाली नोटों का यह गोरख धंधा उसी की सरपरस्ती में चल रहा था। लेकिन रफीक ये समझने में देर कर चुका था कि वो यूपी में है और यहाँ अपराध की एक ही सजा है। ये जितने भी है, चाहे कहीं से भी जुड़े हो, लेकिन ये अपराध में पकड़े गए हैं। इनका आपराधिक इतिहास है और ऐसे अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और आगे भी इसमें कोई भी लोग हो, चाहे कहीं से भी जुड़े हुए हो, कोई भी इनका बैकग्राउंड हो, अगर वो अपराध में लिप्त हैं, अगर गैंग में लिप्त हैं, इस तरीके का कृत्य करते हैं, जाली नोट, अवैध असला में, तो इन सभी को पकड़